आज मैं आपको अपने पिंड ले जाता हूँ। मैं तेनू पिंड दिखावां, अपना पिंड दिखावां। मेरे पिंड का नाम है बंदे की जागीर और ये ज़िला ननकाना साहब में मौजूद है। इस हवाले से हम ये कहेंगे, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश अयाम तू। पिंड का नहीं बल्कि मैं आपको अहवाल सुनाऊंगा आज अपने कब्रिस्तान का, क्योंकि असल ठिकाना हमारा वही है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान इतना ज़्यादा वसी व अरीज नहीं है और उसकी हिफाजत भी उस तरह से नहीं की जाती जिस तरह से कब्रिस्तानों की शहरों में हिफाजत की जाती है। मैंने देखा कि वहाँ पे कई कब्रें बैठ चुकी हैं और ये भी देखा कि सेवों की तरफ से कई कब्रों को खो दिया गया है। बिल्कुल ही अंदर कुछ भी नज़र नहीं आता, मुर्दा नहीं मौजूद, हड्डियां नहीं मौजूद, कुछ भी नहीं मौजूद, गड़े पड़े हुए हैं। बहरहाल गांव की तरफ से जिस तरह से कब्रिस्तानों की हिफाजत की जानी चाहिए उस तरह से हमारे गांव में नहीं की जाती, लेकिन जिनके लवाहिकीन वहाँ पे दफन हैं उनकी तरफ से हर ईद पर, हर 10 मुहर्रम पर वहाँ जाया जाता है। कब्रों की दुरुस्ती की जाती है, कब्रों पर मिट्टी डाली जाती है, कब्रों पर फूल डाले जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ उनकी तरफ से किया जाता है जो वहाँ पे जाते हैं। लेकिन कई कब्रें वहाँ पे लावारिस भी हैं। ये एक अलग मौजू है। अपने गांव वालों से मैं कहूँगा, पहले भी कहता रहता हूँ कि मेला बड़े जोश व खरोश के साथ वो करवाते हैं। इसी तरह से कब्रिस्तान की भी हिफाजत की जानी चाहिए। वहाँ पे शकील अहमद की तरफ से कब्रिस्तान को संवारने की पूरी कोशिश की गई। बहरहाल उस नौजवान की तरफ से वहाँ पे कब्रिस्तान के अंदर बिजली का इस्तेमाल भी कर दिया गया। सुना ये था कि हमारी हुकूमतें ये कोशिश कर रही हैं कि कब्रिस्तानों की 4 दीवारी कर दी जाए। अगर कब्रिस्तानों की 4 दीवारी कर दी जाती है तो ये भी एक अच्छा इकदाम होगा। लेकिन इसके साथ साथ कब्रिस्तानों में जो जानवर मौजूद होते हैं, जैसे से हो गई, से का मतलब यह है कि वो कांटों वाला जानवर वो कब्रों को किस तरह से उखाड़ देता है, दीगर जानवर भी मौजूद हैं, उनके ख़ात्मे की भी ज़रूरत है। या फिर कब्रें इस तरह से बनाई जाएं कि ये बिल्कुल ही बेबस हो जाएं, इस तरह से खोदी ना जा सके कब्रें, कब्रों में गड़े ना पड़ सकें, कब्रें ना बैठ सकें। पहले हमारे ये होता था कि लहद खोदी जाती थी। अल्लाह का शुक्र है कि कोई इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या नहीं नाखुशगवार हुआ। मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे कब्रिस्तान में बहुत सी कब्रें पक्की हैं। बात हम कर रहे थे, मज़ारों पे लोग जाते हैं, मनते मानते हैं। वहाँ पे कहा जाता है कि बाबा कुकार शाह ज़्यादा सख्त तबीयत के मालिक हैं। पाकिस्तान इंडिया जब तकसीम हुआ तो हमारे जो आबा व अजदाद हैं वो इंडिया से वहाँ पे आए, इस गांव में आए। इससे पहले ये सिखों का गांव था। गांव के बारे में पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, आइंदा भी बनाएंगे। लेकिन आज हमारा मौजू है इन मज़ारात का और मज़ारात में जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में हमने आपको बताना है। पहले मैंने आपके सामने ये वाक़या रखा था कि बचपन में, मेरा ख्याल है कि मेरी उम्र कोई 5 या 6 साल होगी, मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था। मेरे सामने से एक सांप गुजरता हुआ चला जा रहा था और मुझे उस उम्र में भी पता था कि सांप डस ले तो इंसान जिंदा नहीं बचता। लेकिन मुझे ये बताया गया था कि यहाँ पे बाबा हदायत शाह का मज़ार है और उनकी वजह से सांप इस कब्रिस्तान में अंधे हो जाते हैं। मेरा पूरा इस पर यकीन था और वो सांप मेरे सामने से गुजर रहा था। मैं उसके ऊपर से चलता हुआ गुजर गया, बिल्कुल उसके ऊपर से चलता हुआ गुजर गया। ये अकीदे की बात है और आज भी बाबा हदायत शाह के बारे में लोगों का अकीदा है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि बाबा हदायत शाह इतना ज़्यादा सख्त नहीं है, जबकि बाबा कुकार शाह बहुत ज़्यादा सख्त हैं। ये भी मैंने सुना है कि साथ वाले खेत में एक किसान हल चलाया करता था और उसकी तरफ से 2-3 टप्पे ज़मीन के अपनी तरफ मिला लिए गए तो उनके बैल उनके मज़ार के सामने आते ही रुक गए थे, क्योंकि इनका मज़ार बिल्कुल खेत के किनारे पर है। यहाँ पे हमने आपको बताना है कि इनकी कितनी करामात हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं, मनते मानते हैं, उनकी मनते पूरी भी होती हैं। मैं आपके सामने वाक़या रखने वाला हूँ 2 भाइयों का। ये वाक़या हालिया दिनों मेरे भाई खादम हुसैन ने मुझे बताया था। मेरी उम्र अभी 18 साल पूरी नहीं हुई थी कि मैं अपने गाँव से चला गया था और उसके बाद खाल खाल मैं अपने गाँव आता रहा और जाता रहा। लेकर ये लोग शुरू से लेकर अब तक गाँव में ही मौजूद हैं। इनकी पैदाइश भी तकसीम के बाद की है, लेकिन वालिदैन से, बुजुर्गों से इन्होंने मुझसे कहीं ज़्यादा सुना हुआ है। वो इंडिया से माइग्रेट करके इस गांव में आने वाले लोग ज़्यादातर आवाम बरादरी से तल्लुक़ रखते थे। कुछ घर राजपूतों के भी थे, लेकिन उसके बाद राजपूतों के घर वहाँ से चले गए और वहाँ पे सिर्फ आजकल आवाम बरादरी बैठी हुई है। इनमें से ये दोनों राजपूत थे।
एक अरसा तक हमारे गांव में रहे, लेकिन उसके बाद वो बल्लड़ चले गए। इत्तेफाक से 1995 में मैं अपने गांव से शेखुपुरा जा रहा था। मेरे साथ मेरा कज़न मोहम्मद इकबाल भी था। मोहम्मद इकबाल चंद साल पहले फौत हो गए। रास्ते में जाते हुए बल्लड़ गांव भी सामने आ गया। जैसे ही मैंने बल्लड़ लिखा हुआ देखा तो मैं वहाँ पे रुक गया, क्योंकि हमारा एक क्लास फेलो, बल्कि मुझसे एक क्लास आगे गुलजार था, उसका तलक भी राजपूत फैमिली से था। चौथी क्लास तक हम इकट्ठे पढ़ते रहे। उसके बाद उसके वालिद नत्था उनका नाम था, वो वहाँ से माइग्रेट करके इसी गांव में बल्लड़ में आ गए। और उससे पहले शफी और सरदार भी हमारे गांव से माइग्रेट करके इसी गांव में आ गए थे। सरदार की कुछ औलाद थी, लेकिन शफी की कोई औलाद नहीं थी। कई साल हो गए उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो वो बाबा हदाय शाह के मज़ार पे जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने मन्नत मानी कि अगर मेरी औलाद हो जाए तो मैं हर साल मेले पे बकरा कुर्बान किया करूँगा, मेले पे बकरा दिया करूँगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसके औलाद हो गई, ना सिर्फ एक बल्कि उसके यहाँ 5 बेटे हुए। इसी तरह से सरदार के 4 बेटे हुए, तो दोनों के बेटों की तादाद हो गई 9, और ये दूसरे गांव में चले गए। शफी वहाँ से आके हमारे गांव में हर साल बकरा दिया करता था। वहाँ पे जाके सुना कि इनके अल्लाह ताला ने ऐसी सुनी, 10-11 एकड़ इनकी ज़मीन थी, और ये 2 ये हो गए, 9 इनके बेटे हो गए, जवान हो गए, बड़े हो गए, तो उनकी तरफ से लोगों के काम भी किए जाने लगे। किसी की गंदम काट दी, किसी की मूंजी काट दी। इस तरह से इन्होंने मेहनत की और ये अमीर लोगों में वहाँ पे शुमार होने लगे। फिर क्या हुआ कि शफी का बेटा एक लड़की को साथ ले गया। उस दौर में कहते थे कि लड़की को भगा के ले गया, लेकिन आजकल लड़की को भगाना नहीं कहते, बल्कि आजकल कहते हैं कोर्ट मैरिज कर ली। बहरहाल उस नौजवान की तरफ से, इसके बेटे की तरफ से कोर्ट मैरिज कर ली गई, या फिर उन लड़की को भगा के ले गया। वो ज़रा तगड़े थे जिनकी लड़की को भगा के ये ले गया था। शफी का बेटा, उन्होंने मुकदमा करवा दिया तो सारा टब्बर अंदर, शफी के भी बेटे और शफी खुद अंदर, इसी तरह से सरदार के बेटे और सरदार भी अंदर। बड़ी मुश्किल से इनकी ज़मानतें हुई। जिस तरह से ये लोग अमीर हुए थे तो इनका सफ़र गुर्बत की तरफ शुरू हो गया। तो कहते हैं कि ये शफी ने आके हमारे गांव में बताया कि सरदार ने एक दिन मुझे कहा, शफी यार ज़रा गौर कर, असी कोई मन्नत नहीं भुल गए। तो शफी ने कहा, होए होए जेड़ा बाबे हदायत शाह दे मज़ार ते असी बकरा देंदे से किन्ने साल हो गए बकरा नहीं दिता। ये शफी ने कहा कि हम मन्नत भूल गए हैं। तो यहाँ पे मज़ार पे आए। पहले तो इनकी तरफ से हर मेले पर हर साल बकरा दिया जाता था। ये उन्होंने स्पेशल एक बकरा वहाँ पे आके ज़िबा किया, लोगों को खिलाया, और उसके बाद उनकी तरफ से फिर से वो सिलसिला शुरू कर दिया गया। वैसे मैंने भी अपनी आंखों से देखा कि शफी गाँव में आया करता था, बकरा दिया करता था। उसके बाद सुना है कि उनके फिर से वारे नयारे हो गए। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि शकील वहाँ के कब्रिस्तान की निगहबानी करता है, निगरानी करता है। उसकी तरफ से बाकायदा अपना 1 एकड़ कब्रिस्तान के साथ किसी के साथ तबादला किया गया। कब्रिस्तान के साथ उसने वो एकड़ ख़रीद लिया, तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा वहाँ पे उसने पूरे एकड़ पर जनाज़गाह कायम कर दी है। शकील की हम बात कर रहे थे, तो शकील कहीं और पीरों के पास भी गया, उनके अपने पीर भी हैं। तो वहाँ पे जाकर उसने बताया कि हमारे कब्रिस्तान में बाबा हदायत शाह और कुकार शाह की कब्रें हैं। तो उन्होंने अपने विजदान से देखा, सोचा कि वो हमसे ज़्यादा करनी और करामात वाले पीर हैं। तो नाजरीन, आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? इसके साथ इजाज़त दीजिए।